हेलो दोस्तों, निर्माण जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने संविधान पिछली बार पार्ट फर्स्ट में देखा था। संविधान में हम लोग चार्टर अधिनियम पढ़े थे बहुत सारे। 1853 के चार्टर अधिनियम तक हम लोग पहुंच पाए थे। आप लोगों के कहने पर संविधान का पार्ट 2 यानी चार्टर अधिनियम का पार्ट नंबर 2 लाया जा रहा है। ठीक है, देखें जैसे कि बेसिकली हम लोगों ने चार्टर अधिनियम में बहुत सारी बातें की थी। पिछले बार की वीडियो में 1853 के अधिनियम तक हम लोगों ने बातें की थी। 1853 के अधिनियम के बाद जो अगला अधिनियम आएगा वो 1858 का अधिनियम आएगा। 1858 का अधिनियम आया क्यों? 1858 के अधिनियम के पहले हम बातें समझते हैं कि 1858 का अधिनियम आखिर 1858 में ही क्यों आया। 1858 का अधिनियम क्यों आया? ऐसा हुआ क्या था? बेसिकली अंग्रेजों ने क्या किया था? 1853 के पहले अगर बात करें तो 1833 का अधिनियम आया था। 1833 के अधिनियम में अंग्रेजों ने कहा था कि अगले 20 साल के बाद अधिनियम आएगा, तो 33 के बाद 53 में आया। 53 में भी सेम बात कही गई कि अधिनियम जो है फिर 20 साल के बाद आएगा। तो 20 साल के बाद आना चाहिए था, तो 1873 का अधिनियम आना चाहिए था, लेकिन आया 1858 का अधिनियम। कारण ये था कि भारत में हो जाती है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति जो था, क्रांति सफल तो नहीं रही, लेकिन अंग्रेजों की जड़ें हिला करके 1857 की क्रांति ने रख दी। अंग्रेजों को यह आभास हो गया कि भारतीय कभी भी लड़ाई कर सकते हैं, कभी भी विद्रोह हो सकता है, अतः भारतीयों को इतना ज़्यादा फायदा ना उठाया जाए। तो 1857 की क्रांति हुई। इसके कारण अब हुआ क्या? 1857 की क्रांति के बाद तुरंत अंग्रेजों ने 1858 का अधिनियम लाया। 1858 के अधिनियम में क्या बातें हुई? तो 1858 के अधिनियम की जो पहली बात ये हुई थी 1858 के अधिनियम की कि कंपनी का शासन, मतलब कंपनी जो भारत में शासन कर रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन ले करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट इंग्लैंड के लोग हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी को संचालित कर रहे थे इंग्लैंड से। तो पहली बात जो हुई 1858 के अधिनियम में कि भारत का शासन अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लिया और ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। पहली बात तो ये। ठीक, इस अधिनियम की दूसरी बात, चूंकि 1857 की क्रांति में मुगल बादशाहों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुगल बादशाहों ने भी कुछ काम किया था। तो मुगल बादशाह जैसे बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, इनका भी योगदान रहा है। तो अंग्रेजों ने कहा कि ये मुगल बादशाह भी परेशान किए हुए हैं, अतः दूसरे 1858 के अधिनियम की जो दूसरी बात थी, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया कि आज के बाद कोई भी मुगल सम्राट नहीं होगा। ठीक, इस अधिनियम की जो तीसरी बात हुई, आपको याद होगा कि मैंने आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बताए थे। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, उसको भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम की तीसरी बात। चौथी बात इस अधिनियम की क्या थी? आपको याद होगा कि मैंने 1833 का अधिनियम बताया था आपको कि 1833 के अधिनियम में गवर्नर जनरल का, मतलब बंगाल का, पहले 1773 का अधिनियम आया था, तो 1773 में बंगाल का गवर्नर होता था। तो 1773 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। जब 1833 का अधिनियम आया तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो है भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। लेकिन जब 1858 का अधिनियम आया तो इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा था। और इस अधिनियम के तहत बनने वाला भारत का जो पहला वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, इस अधिनियम की जो पांचवी बात थी, जो सब हर एग्जाम में पूछी जाती है, इस अधिनियम की जो पांचवी बात थी, पहली बार भारत के राज्य सचिव का पद बना था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, हर एग्जाम में आने वाला पॉइंट है। तो मैंने 1858 के अधिनियम की 5 विशेषताएं आपको बताई कि कंपनी का शासन, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। जो दूसरी बात थी, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। जो तीसरी बात थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद को समाप्त कर दिया गया। जो चौथी बात मैंने आपको बताई कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा और इस अधिनियम के तहत बनने वाला भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ। जो पांचवी बात थी, तो मैंने कहा कि भारत के राज्य सचिव का पद बना इस 1858 के अधिनियम के तहत। अब जो अगला अधिनियम आएगा वो आएगा 1861 का अधिनियम। इस 1861 के अधिनियम में क्या बात होगी? इस 1861 के अधिनियम में दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हुई। पहली बात ये हुई कि विभागीय कार्य प्रणालियां चालू हो गई लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। मतलब लॉर्ड कैनिंग ने विभाग बना दिए, अलग अलग विभाग बनाए गए, तो विभागीय कार्य प्रणालियां चालू हो गई किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। जो इस अधिनियम की दूसरी बात थी, 1800
1861 के अधिनियम की जो दूसरी बात थी, पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली, मतलब ऑर्डिनेंस जारी करने लगे, पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। और ऐसा जारी किया गया अध्यादेश जो था 6 महीनों तक वैलिड होता था। अध्यादेश क्या है? ऑर्डिनेंस आपको भारतीय संविधान में बीच में बताया जाएगा। अध्यादेश में थोड़ा सा भी इसके लिए बात कर देता हूँ। ऑर्डिनेंस होता क्या है? जब आप संसद के अधिनियम जानते होंगे, तो जब संसद के सत्र नहीं चल रहे होते, संसद के सत्र लगते हैं, तो जब संसद के सत्र नहीं चल रहे होते हैं और भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि भारत के लिए कानून बनाना आवश्यक है, तब भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करता है। और अध्यादेश के संसद के सत्र बुलाए जाते हैं और बैठक लगती है और कानून बनते हैं। तो शुरुआत में 1861 के अधिनियम के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी। तो ऐसा जारी किया गया जो अध्यादेश था 6 महीनों तक चलता था। लेकिन अगर मैं वर्तमान समय के अध्यादेश की बात करूं, तो वर्तमान समय का जो अध्यादेश है वो 6 सप्ताह तक चलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। दूसरी बात, 1861 के अधिनियम के तहत मैंने आपको बताया कि विभागीय कार्यप्रणाली चालू हुई। दूसरा मैंने कहा कि भारत का जो गवर्नर जनरल था, तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। ठीक, इस अधिनियम की जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात थी, अभी तक भारतीयों का कोई भी जो कानून बनते थे तो भारतीयों को कानून में नहीं देखा जाता था, भारतीयों को कानून बनाने में शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन 1861 के अधिनियम के तहत भारतीय लोगों को भी कानून बनाने के लिए शामिल किया जाने लगा। इस 1861 के अधिनियम की ये तीसरी 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इस अधिनियम के बाद आता है आपका अगला अधिनियम 1873 का अधिनियम। 1873 का अधिनियम में क्या हुआ? 1873 के अधिनियम में बहुत महत्वपूर्ण बातें की गई। देखें, 1833 का अधिनियम था, तो 1833 के अधिनियम में यह कहा गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत का शासन देखेगी। 1858 के अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन छीन लिया गया, मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ काम नहीं कर रही है। तो अब जब काम नहीं कर रहा कोई, तो रखे क्यों? तो 1873 के अधिनियम में यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। अंततः जो है 1884 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से अंग्रेजों ने क्या किया? भंग कर दिया। 1873 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी। 1873 के अधिनियम के बाद आता है 1876 का अधिनियम। 1876 का अधिनियम का नाम था शाही उपाधि अधिनियम। 1876 के अधिनियम का नाम था शाही उपाधि अधिनियम। नाम क्यों था? इस नाम इसीलिए था क्योंकि इस अधिनियम के तहत ब्रिटेन की महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। ठीक, ब्रिटेन की महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया और डेट थी 28 अप्रैल 1876। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा पत्र के द्वारा ब्रिटेन की महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। पहली बात। अब यहाँ पर आपको नोट में याद रखना चाहिए कि ये एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिटेन की महारानी को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया, और आप देखेंगे कि ऑप्शन में आपका 1876 का अधिनियम नहीं रहता है। और सही क्या होता है? सही होता है 1858 का अधिनियम। कैसे? देखें, याद करें, मैंने 1858 के अधिनियम की पहली बात बताई थी कि भारत का शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। चूंकि ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया है और ब्रिटिश क्राउन मतलब इंग्लैंड, और इंग्लैंड से शासन संचालन कर रही थी महारानी, इसीलिए 1858 का अधिनियम हमेशा सही होता है। 1876 का अधिनियम आपके ऑप्शन में ही नहीं आता है। यदि ऑप्शन में आए तो 1876 का अधिनियम सही माना जाएगा, लेकिन 90% बहुत दिनों से प्रश्न चल रहा है, अधिनियम नाम नहीं आता है। इसके बाद देखें, 1876 के शाही उपाधि अधिनियम के बाद बात करते हैं, आया 1892 का अधिनियम। 1892 के अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण बात हुई पहली, इनडायरेक्ट तरीके से वोटिंग करना चालू हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अप्रत्यक्ष तरीके से पहली बार अंग्रेजों के द्वारा वोटिंग चालू करवाई गई है। ये इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात थी। 1892 के अधिनियम के बाद जो इस अधिनियम की दूसरी बात थी, राजस्व, व्यय एवं बजट पर भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन बहस करने का अधिकार नहीं दिया गया। इस अधिनियम की 2 ही बातें बहुत ही महत्वपूर्ण थी। पहली मैंने बताई कि इस अधिनियम के तहत जो है इनडायरेक्ट तरीके से वोटिंग चालू करवाई गई, पहली बात तो ये, और दूसरी बात राजस्व, व्यय एवं बजट पर भारतीयों को प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई, किंतु भारतीय लोग बहस नहीं कर सकते हैं। 1892 के अधिनियम के बाद जो अगला अधिनियम आएगा 1909 का मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो रिफॉर्म आएगा। मार्ले मिंटो रिफॉर्म आने के पहले समझ लेते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का बैकग्राउंड कैसे तैयार होगा। देखें,
आप सब इतिहास पढ़े होंगे, इतिहास में आपको पता है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। 1905 में बंगाल विभाजन होता है और बंगाल को 2 गुटों में बांट दिया लॉर्ड कर्जन ने। इसी के बाद 1906 में मुस्लिम लीग बनती है। मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने की थी। ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। मुस्लिम लीग है मुसलमानों की पार्टी और मुसलमानों की पार्टी बनी 1906 में। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, अब पहली बार 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली चालू हुई है। 1906 में मुस्लिम लीग बनी है। तो शुरुआत में जो चुनाव प्रणाली चालू हुई थी, सभी लोगों को मतदान का अधिकार नहीं मिल पाया था। अतः अब 1906 में जो मुस्लिम लीग बनी है, मुस्लिम लीग मांग करने लगी कि हमें भारतीयों के साथ मतदान में भाग नहीं लेना है, भारतीयों के साथ नहीं लेना है, अलग से मतदान करना है, हमें हमारे लिए अलग से मतदान दिया जाए। अतः 1909 का जो अधिनियम आया, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो रिफॉर्म में क्या हुआ, मार्ले मिंटो रिफॉर्म में पहली ही बात की गई कि इस अधिनियम के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया। इस अधिनियम के तहत मुस्लिम मतदाताओं का जो चुनाव है वो केवल और केवल मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। और इस प्रकार लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मार्ले मिंटो इसीलिए नाम है, जो मार्ले है वो भारत सचिव हैं, ठीक है, इंग्लैंड में भारत के भारत सचिव हैं मार्ले, और जो मिंटो हैं वो हैं वायसराय। इसीलिए इस अधिनियम का नाम था मार्ले मिंटो सुधार। और चूंकि पहली बार मार्ले भारत सचिव थे और पहली बार इस अधिनियम के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया है, तो पृथक निर्वाचक मंडल दिया था मार्ले ने, इसीलिए मार्ले को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। इस अधिनियम की पहली बात। 1909 के अधिनियम की दूसरी बात थी, देखें अब जो गवर्नर जनरल हैं और वायसराय, तो गवर्नर जनरल और वायसराय जैसे बड़े पदों पर भारतीयों की नियुक्ति भी क्या हो गई, प्रारंभ कर दी गई इस अधिनियम के तहत। इस अधिनियम की दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण। इस अधिनियम के तहत जो तीसरी बात है, अभी कार्यपालिका का, अंग्रेजों ने कार्यपालिका का विस्तार किया और कार्यपालिका का विस्तार किया और पहली बार एक भारतीय सदस्य कार्यपालिका के सदस्य बने। उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनको बनाया गया था विधि सदस्य। सबसे महत्वपूर्ण बात इस अधिनियम की ये है। तो मैंने 1909 के अधिनियम की 3 बातें बताई कि 1909 के अधिनियम का नाम था मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले भारत सचिव हैं और मिंटो वायसराय हैं। तो पहली बार इस अधिनियम के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया है, तो इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। दूसरी बात आप कर सकते हैं, दूसरी बात कही मैंने कि राजस्व व्यय एवं बजट पर भारतीयों को प्रश्न पूछने, बहस करने का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। 1892 में केवल प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था और 1909 में आप प्रश्न भी पूछें, बहस भी करें, इसका अधिकार दे दिया गया आपको। और पहली बार कार्यपालिका का अंग्रेजों ने विस्तार किया और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को सदस्य बनाया गया और वो विधि सदस्य बने हुए थे। ये था आपका 1909 का अधिनियम। 1909 के अधिनियम की बात करते हैं। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू सेम इसी तरह जैसे 1909 के अधिनियम में मार्ले और मिंटो थे, तो मार्ले भारत सचिव पहला वाला और दूसरा वाला वायसराय। सेम 1909 के अधिनियम 1919 के अधिनियम में मॉन्टेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय हैं। इसीलिए इस अधिनियम का नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो देखें इस अधिनियम की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी। जो पहली बात, इस अधिनियम में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। मैंने 3 बातें वोट से संबंधित बताई। मैंने कहा कि 1892 के अधिनियम के तहत इनडायरेक्ट तरीके से वोटिंग हुई। 1909 के अधिनियम के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया और 1919 में कह रहा हूं कि पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। वोट से संबंधित दूसरी बात सुने, पहली बार अंग्रेजों ने ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों सब के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल भी प्रदान किया 1919 के अधिनियम में। दूसरी बात इस अधिनियम की, जो इस अधिनियम की तीसरी बात थी, मैंने कही प्रांतों में द्वैध शासन का प्रवर्तन किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, प्रांतों में द्वैध शासन का प्रवर्तन किया गया। और जो प्रांतों में द्वैध शासन के जनक थे उनका नाम हर एग्जाम में पूछा जाता है, लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस प्रांतों में द्वैध शासन के जनक थे। अब द्वैध शासन क्या है, तो इसके लिए आप आगे पढ़ेंगे।
तो द्वैत शासन मतलब होता है दो दो व्यक्तियों का शासन। दो दो व्यक्तियों का शासन का मतलब है काम कोई और करवाए और उस काम के बदले पैसे कोई और ले जाए। तो अंग्रेज करते क्या थे, अंग्रेज भारतीयों को काम करने की अनुमति दे देते थे और पैसे जैसे कोई भारतीयों से बनवा ली उन लोगों ने सड़क, और सड़क बनवाने के बाद जो पैसा वसूले अंग्रेज वसूले जाए। तो भारतीयों का एकदम व्यय ही होता रहता था। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने ऐसा काम करना चालू किया। जो 1919 के अधिनियम की जो तीसरी बात थी, 1919 के अधिनियम की तीसरी बात थी जो भारत सचिव था, तो भारत सचिव को एक अधिकार दे दिया गया कि आज के बाद वो कैग CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मतलब भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। तो इस अधिनियम के तहत कैग की नियुक्ति की गई। ठीक, इस अधिनियम की जो चौथी बात होगी, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस अधिनियम के तहत पहली बार संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के गठन का प्रावधान किया गया। और पहली बार आपको पता होना चाहिए कि 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC का गठन हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये था। 1919 के अधिनियम के पश्चात 1919 के अधिनियम में ये सारी महत्वपूर्ण बातें हुई। 1919 के अधिनियम के बाद बात करते हैं हम 1935 के भारत शासन अधिनियम की। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम। सबसे पहला अधिनियम का नाम पूछा जाता है कि निम्न में से 1935 के अधिनियम का नाम क्या था, तो 1935 के अधिनियम का नाम था भारत शासन अधिनियम। सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है, कारण इसका ये है कि 1935 के अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां बनाई थी अंग्रेजों ने। तो 1935 के अधिनियम में 321 धाराएं अंग्रेजों ने और 10 अनुसूचियां बनाई थी। और आपको याद होना चाहिए कि जो हमारा भारतीय संविधान बना हुआ है, तो भारतीय संविधान से लगभग 350 अनुच्छेद हमने सेम उतार दिए हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम से। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब इस अधिनियम में क्या बात होगी, तो सबसे पहली बात हुई, मैंने आपको 1919 के अधिनियम में बताया था कि 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया था। अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन लाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ध्यान रखिए, 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया है और 1935 में केंद्र में द्वैत शासन लाया गया है, पहली बात। दूसरा, इस अधिनियम में जो था प्रियम्बल यानी प्रस्तावना का अभाव था। याद रखें, इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। जो इस अधिनियम की 1935 के अधिनियम की जो तीसरी बात होगी, प्रस्तावना का अभाव हुआ। इस अधिनियम के तहत जो बर्मा है, बर्मा म्यांमार जिसको कहा जाता है, बर्मा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। मतलब बर्मा म्यांमार हमारे में पहले था, तो 1935 के अधिनियम में बर्मा म्यांमार को भारत से क्या कर दिया गया, अलग किया गया। जो इस अधिनियम की चौथी बात थी, जो हर एग्जाम में आती है, पहली बार अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, 1935 के अधिनियम में पहली बार अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई। और ये जो अखिल भारतीय संघ था, 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों और देसी रियासतों को मिलाकर के बनाया जाना था। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात ये। इससे भी महत्वपूर्ण बात एक और है कि 1935 के अधिनियम के तहत ही वर्तमान जो हमारा RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI के गठन का प्रावधान किया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक, तो सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम हुआ आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद आएगा अंतिम अधिनियम 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में क्या बातें की गई, सबसे महत्वपूर्ण बातें हुई 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में, क्योंकि हम लोग अब आज़ाद होने वाले हैं। तो इस अधिनियम में हुआ क्या, अब धीरे धीरे आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि संविधान सभा का निर्माण चालू होगा, तो संविधान सभा बनाई जाएगी। तो हुआ क्या, संविधान सभा चूंकि काम चालू ही होना था, चल भी रहा था, तो हुआ क्या, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में यह कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 नए अधिराज्य बना दिए जाएंगे, लेकिन जब तक वो नहीं बनते हैं तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार ही काम चलेगा। इसीलिए आपने देखा होगा जो हमारे भारतीय संविधान का वर्तमान का लास्ट वाला अनुच्छेद है आर्टिकल 395 395, तो 395 में लिखा रहता है कि आज से भारत शासन अधिनियम का पूरी तरह से क्या किया जाता है, अंत, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान क्या हो गया है, बन गया है। तो 1947 के दिन की पहली बात थी कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 नए अधिराज्य बना दिए जाएंगे, और जब तक ये नहीं बनाए जाते हैं, जब ये बना दिए जाएंगे तो इनकी संविधान सभा को इनकी सत्ता सौंप दी जाएगी, लेकिन जब तक ये नहीं बनते हैं तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार ही काम चलेगा। ये थी 1947 के अधिनियम की बातें।
थैंक यू फ्रेंड्स। ये हमारा चार्टर अधिनियम, मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें सम्मिलित की इसमें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को थैंक यू।